हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परामर्श। आज हम परामर्श के विषय में जानेंगे, उससे संबंधित कुछ थ्योरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है मार्गदर्शन। पहले हम समझते हैं मार्गदर्शन क्या होता है। व्यक्तित्व निखारने तथा भविष्य व कैरियर बनाने के लिए सहायता की जाती है। कहने का मतलब ये है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। जैसे प्रोग्राम चलाते हैं ना, परामर्श के अंतर्गत एक टॉपिक आता है जो है मार्गदर्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो व्यक्तित्व को निखारने के लिए और भविष्य व कैरियर बनाने के लिए इसमें जो है सहायक होते हैं, ठीक है। तो वो होता है मार्गदर्शन, गाइड करना कि ऐसा करो वैसा करो, तुम्हारे लिए ये सही होगा वो सही होगा, ठीक है। क्लियर है मार्गदर्शन क्या होता है, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इसके बारे में। अब आगे देखें तो क्या क्या शामिल है इसमें। मानकीकृत एवं स्थिति परक परीक्षण द्वारा व्यक्ति को उसकी रुचियों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को पहचानने में सहायता की जाती है। कहने का मतलब क्या है, मानकीकृत। अब मानकीकृत मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। स्थिति परक मतलब सिचुएशन कैसी है, ठीक है। तो सिचुएशन कैसी है, स्थिति और स्टैंडर्ड, उसके आधार पर व्यक्ति की रुचि और क्षमताओं को जानकर तुमको ये बताया जाएगा कि ऐसे करो और तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी। मानकीकृत मतलब स्टैंडर्ड है और सिचुएशन कैसी है इसका जानकारी लेकर व्यक्ति की क्षमताओं, उसकी रुचियों एवं आवश्यकताओं को जानकर उसके बारे में निर्णय लिया जाता है कि तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना है तो तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी, ठीक है। पहचाना जाता है। अगला है मूल्यांकन के बाद उसे जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। मतलब उनका मूल्यांकन करके बता दिया जाता है कि तुम्हारी ये कंडीशन है और तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अगला है फिर उसे आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं कि वह अपना करियर कैसे बनाए। मतलब डिसाइड कर लिया जाता है कि तुम्हें इसमें अपना करियर बनाना है तो कैसे बनाए ये बताया जाता है, सूचना के माध्यम से सूचना दी जाती है, ठीक है। अगला है अंत में प्रशिक्षण या अध्ययन के बाद नौकरी कैसे पाएगा इस संबंध में जानकारी दी जाती है। और आखिरी में क्या होता है, प्रशिक्षण या अध्ययन के बाद फाइनली नौकरी कैसे मिलेगी इसकी जानकारी दी जाती है, इसलिए बताया जाता है। तो ये सारी चीजें मार्गदर्शन में आती हैं। क्लियर है इतना। अगला हम देखते हैं, अगला है परामर्श, ठीक है। परामर्श के विषय में थोड़ी जानकारी लेते हैं क्योंकि चैप्टर ही पूरा इसी पे डिपेंड है। रोजर्स। अब ये रोजर्स कौन है, रोजर्स एक वैज्ञानिक है, ठीक है। रोजर्स के शब्दों में ये क्या कहते हैं, परामर्श व्यक्ति के साथ स्थापित संपर्कों की एक श्रृंखला है ताकि व्यक्ति को उसके व्यवहार एवं अभिवृत्ति को परिवर्तित करने में सहायता दी जा सके। इसको बहुत आसान शब्दों में ये समझते हैं कि जानकारी देना, ठीक है। तो रोजर्स एक वैज्ञानिक है, एक वैज्ञानिक आए थे रोजर्स नाम के। तो इनका कहना यह है कि परामर्श वो चीज है जो किसी व्यक्ति के साथ बैठकर संपर्क करते हो, उसको जानकारी देते हो और उसके व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि परामर्श, अगर आप उसके साथ बैठकर बातचीत कर उसके व्यवहार और अभिवृत्ति में परिवर्तन ला रहे हो तो आपको परामर्श सफल है, फाइनली उसका व्यवहार में परिवर्तन आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अगला देखते हैं, मनोथेरेपी मानसिक रोगियों के लिए है और जो मनोपैथोलॉजी, असामान्य मनोविज्ञान तथा मानसिक विद्या में पूर्ण रूप से प्रशिक्षित। इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो रोजर्स हैं इसके जो ये परिभाषा दी गई है ये आपको कीवर्ड के अनुसार याद रखना है, ठीक है। मैंने इसका सरल भाषा में जो आपको समझाया है वो तो ठीक है, लेकिन आपको इसको कीवर्ड पकड़ के चलना है, ठीक है। ये मनोथेरेपी क्या कह रही है, मानसिक रोगियों के लिए है। मनोथेरेपी किसके लिए होती है, मानसिक रोगियों के लिए। तो एक और मिलता जुलता जो स्पेसिफिक वर्ड है वो है मनोथेरेपी, ठीक है। ये मानसिक रोगियों के लिए है। कोई प्रॉब्लम होती है, टेंशन हो जाती है दिमाग में, तो लोग सलाह देते हैं कि मनोवैज्ञानिक की सलाह लो, उनके से मिलो, ठीक है। मनोवैज्ञानिक जो होता है वो मनोपैथोलॉजी, मनोविज्ञान, इन सब विषयों की उन्हें पूरी जानकारी रहती है, उनमें प्रशिक्षित रहता है वो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं, इसके बाद क्या है। इसके बाद है मार्गदर्शन तथा परामर्श के सिद्धांत। अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वो जान लेते हैं। सार्वभौमिकता का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं इसमें, इनको बहुत अच्छे से देखेंगे हम क्योंकि इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको जो मॉक टेस्ट लगाई हूँ वो तो ठीक है, लेकिन साथ साथ जो आपको बता रही हूँ, एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उससे भी कई क्वेश्चन निकल के बाहर आएंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब पहला है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सभी छात्रों को मार्गदर्शन एवं परामर्श देने के लिए। कहने का मतलब ये है कि सभी को एक जैसा ज्ञान मिले, ठीक है। कभी कभी अपने स्कूल में देखा होगा कुछ लोग आते थे, बहुत सारी आपको ज्ञान की बातें बता के चले जाते थे, तो यही होता है सार्वभौमिक सिद्धांत, ठीक है। एक नजर में देखा जाए तो वो आपको कोई पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं करवाते थे, जरूरी अच्छी अच्छी बातें बताने आते थे, ठीक है। स्कूल में जो लोग आते थे कभी कभी आ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो वही होता है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सबको परामर्श, मार्गदर्शन देना, है ना, सूचना देना,
लाइफ में कैसे जीना है, आगे कैसे बढ़ना है, इसके बारे में। ठीक है, समझ में आ गया। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। यह सेवाएं छात्रों को निरंतर प्रदान की जानी चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, ये जो सेवाएं हैं ये छात्रों को निरंतर देते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2, 4, 6 महीने में आप एक बार चले गए, एक बार उनको ज्ञान दे दिए तो उससे बच्चा भूल जाता है। बीच में आकर कई बार आपको उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए। होता है निरंतरता का सिद्धांत, नैतिक। ठीक है, अगला है व्यक्तिगतवाद का सिद्धांत। एक बार प्रदान एवं स्वनिर्माण प्रक्रिया। कहने का मतलब क्या है कि एक बार कम से कम आपको ज्ञान मिलना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, आप स्वयं का अच्छा कर पाएंगे। जीवन में आपको एक बार तो ज्ञान अवश्य मिलना चाहिए जिससे आप अपना अच्छा कर सको। तो एक बार तो ज्ञान जरूरी है जीवन में। ठीक है, क्योंकि जिनको एक भी बार ज्ञान नहीं मिलता वो पीछे रह जाते हैं, उनको बजाय उनके जो कम से कम एक बार मोटिवेशन जिनको मिलता है। ठीक है, अगला है समस्या की जटिलता का सिद्धांत। समस्याएं जटिल होती हैं, इसलिए आपको परामर्शदाता आवश्यक है। इसमें क्या कह रहा है, समस्याएं जो हैं वो तो जटिल होती ही हैं, इसलिए तो आपको परामर्शदाता की आवश्यकता होती है। सिद्धांत ही बोल रहा है कि अगर आपको परामर्श नहीं दिया गया है तो आप समस्याओं से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए परामर्शदाता आवश्यक। अगला क्या है, संबंधित लोगों से सहयोग लेने का सिद्धांत। माता पिता, अध्यापक, धार्मिक लोगों से भी सहायता। अब देखिए नाम से पता चल रहा है संबंधित लोगों से सहयोग लेना, मतलब जो भी आपके आसपास संबंधी, सगे संबंधी लोग हैं उनसे आप सहयोग ले सकते हैं, उनसे आप मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत ये बोलता है कि जब भी आपको कोई समस्या आए तो अपने संबंधित लोगों से हेल्प ले सकते हो, भले वो आपके माता पिता हो, अध्यापक हो या कोई धार्मिक लोग हो, किसी से भी। ठीक है, अगला है स्वयं आगे बढ़ने का सिद्धांत। परामर्शदाता केवल रास्ता बताता है, व्यक्ति स्वयं समस्या का हल करता। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे पूछ सकता है कि परामर्शदाता केवल रास्ता बताता है और व्यक्ति स्वयं समस्या का हल कर सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्या ये परामर्श के अंतर्गत आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये हाँ और ना में टिक लगाना पड़ता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत है या नहीं, ये सब आएगा क्वेश्चन में, तो आपको बनना चाहिए। जैसा कि यही की बात करें तो हम आपको समझा सकते हैं, है ना, पढ़ना आपको खुद है। समझ में आ गया। मैं आपको क्या कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ। पढ़ना नहीं पढ़ना ये आपके हाथ पे है ना। इसलिए परामर्शदाता केवल रास्ता बताता है, व्यक्ति उस स्वयं समस्या का हल करेगा। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है व्यावसायिक मार्गदर्शन। अब व्यावसायिक मार्गदर्शन क्या होता है इसके विषय में जान लेते हैं। जिससे छात्रों को अच्छा करियर चुनने तथा अपनी व्यावसायिक समस्याओं को हल करने में सहायता मिले। पहले विभिन्न दृष्टिकोण से टेस्ट किया जाता था, फिर उनकी क्षमताओं और आवश्यकताओं के आधार पर एक अच्छा करियर चुनने की सलाह दी जाती थी। कहने का मतलब ये है कि ये भी मार्गदर्शन का एक टाइप होता है। ठीक है, व्यावसायिक मार्गदर्शन। तो व्यवसाय के बारे में बताना व्यावसायिक मार्गदर्शन है। ठीक है, जैसे कि छात्रों को अच्छा करियर और जो भी व्यावसायिक समस्याएं हैं उनके विषय में उन्हें अवगत कराना, जानकारी देना, उनकी सहायता करना। तो व्यावसायिक मार्गदर्शन से क्या समझते हैं, क्या करते हैं इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। आपको नहीं पता होगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, तो वो लोग जो मार्गदर्शक होते हैं वो आपका बहुत सारा डाटा कलेक्ट करते हैं। पहले से आप बहुत सारे टेस्ट करेंगे आपके, जिससे उनको पता चल जाए कि आपकी रुचि किस में है ना। इससे क्या होगा, जो क्षमता और आवश्यकताओं के मापदंडों को पूरा करने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट है तो तुम्हें इस क्षेत्र में जाना चाहिए। फिर वो आपको बोल देंगे कि आपका इंटरेस्ट इस चीज में है, आप इसमें जाओगे तो अच्छा कर पाओगे। समझ में आ गया इतना। तो इसमें भी 3 स्तर पर मार्गदर्शन दे सकते हैं आप। इसमें इसी के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, क्या क्या। पहला है प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन। ये भी इसके टाइप हैं, 3 है। प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन पहला है। इसमें क्या बताया गया है, छात्रों के अंदर कार्य जगत की अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना, उनके अंदर सकारात्मक अभिवृत्ति पैदा हो सके और काम में रुचि ले सकें। कहने का मतलब है कि जब वो जैसे कि प्राथमिक स्तर क्या होता है, प्राइमरी लेवल। ठीक है, इसमें बच्चा रहता है, मतलब कम उम्र में ही मार्गदर्शन दे दिया जाता है इसको कि बच्चे को जिस रूप में ढालोगे वो उस रूप में ढल जाता है। ठीक है, क्योंकि वह उम्र कच्ची उम्र होती है ढलने की, है ना, उसी में आपकी नींव रखी जाती है। तो बचपन में ही आपको बता दिया जाता है कि सब मार्गदर्शन दे दिए जाएंगे कि यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से वैसा होगा, इस क्षेत्र में जाने से ये होगा, ये फील्ड तय कर दी जाती है उनकी, है ना, ताकि उनके अंदर कोई नेगेटिव थॉट ना आए। इसलिए पहले से ये मोटिवेट कर दिया जाता है उनको, ताकि वो काम में और अच्छे से रुचि ले सकें। ठीक है, उनको डराने वाले लोग काफ़ी मिलते हैं ताकि उन्हें डर ना लगे। डराने वाले लोग मिलते हैं ना कि हमें ये सब्जेक्ट ले लो, नहीं अरे वो तो कठिन है, ये ले लो, नहीं वो तो कठिन, तो अपनी कार्यक्षमता के अनुसार वो तय कर लेते हैं। ठीक है, अगला है मूल स्तर की व्यावसायिक सूचनाएं भी प्रदान की जाती हैं। शिक्षण की क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है, उसको बेसिक लेवल की जो जानकारी है उसे दी जाएगी, जो बेसिक लेवल की जो मार्गदर्शन दिया जाता है ना वो दी जाएगी। इसके लिए शिक्षण की क्रियाविधि का उपयोग किया जाता है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है, शिक्षण की क्रियाविधि का उपयोग
किया जाता है कि नहीं परामर्श में, कौन सी स्तर पर किया जाता है, तो ये है प्राथमिक स्तर पर। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूंगी, तो समझ गए आप लोग। उसको बेसिक लेवल पे जो जानकारी दी जाती है, ठीक है, इसके लिए शिक्षण क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, लेक्चर देकर, जैसे कि, है ना। आगे है, ऐसा पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है जीवन की व्यावहारिक समस्याओं से जुड़ा हो जो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, उसे केवल थ्योरिकल नॉलेज नहीं दिया जाता, उसे साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, ठीक है। साथ में उस क्षेत्र में सफल लोगों के उदाहरण भी दिए जाते हैं और अच्छे से मार्गदर्शन करने के लिए, ताकि, ठीक है। समझ में आ गया इतना आपको। ये तो प्राथमिक स्तर का मार्गदर्शन हो गया। अब देखते हैं दूसरा इसमें क्या है, सेकेंडरी स्तर पर मार्गदर्शन कैसे दिया जाएगा। अभी इसके बारे में जान लेते हैं। छात्रों के अंदर व्यवसाय के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित की जाती है। मतलब क्या है, इसमें उम्मीद कर ली जाती है कि जो बेसिक था वो क्लियर हो गया है, वो बच्चा समझ गया है, ठीक है, और अब और भी ज्यादा ज्ञान दिया जाता है। बेसिक के आगे की है सेकेंडरी, ठीक है। उसमें मन में पहले से ही जो प्लेटफॉर्म बन चुका है, अब उसे और भी ज्यादा विकसित किया जाता है। इसमें बचपन में तो सांचा ढाल दिए, ठीक है, अब उसके आगे की प्रिपरेशन की जाती है। आगे समझ में आगे है, उनकी क्षमता के अनुसार विषय चुनने में मदद। अब उससे क्वेश्चन की जाएगी कि बहुत सारे उनकी क्षमता पहचान ली जाती है, ठीक है, और उनकी जो क्षमता है उनके अनुसार उनका विषय चुनने में मदद की जाएगी, ठीक है। अगला है, नौकरी के बारे में जानकारी देना। अब साथ ही साथ उसे क्या दिया जाएगा, नौकरी के विषय में बेसिक जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अब है इसके बाद उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन। देखिए, हमने व्यावसायिक मार्गदर्शन के अंदर 3 पढ़े हैं। प्राथमिक स्तर वाला, प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन, दूसरा है सेकेंडरी स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन, और अब ये तीसरा पढ़ रहे हैं उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक मार्गदर्शन, ठीक है। इसमें क्या है, अभियोग्यता एवं रुचि पता लगाने के लिए परीक्षण, फिर परिणामों की व्याख्या। इसका मतलब क्या है, चूंकि अब आपको उच्च शिक्षा में जाना है, तो अब वहाँ पर क्या पता लगाएंगे लोग आपका, कि किस में इंटरेस्ट है आपका, अधिक किस में इंटरेस्ट बढ़ गया है, ठीक है। क्योंकि आप क्या हो गए, 12th पास हो गए हो। प्राइमरी में जब वो पहली से 5वीं, और सेकेंडरी में 12th लेवल से कम, और अब जो उच्च शिक्षा आ गया 12th के बाद वाली, है ना, ये इसको मान के चलिए आप, क्योंकि आप 12th पास हो गए, आपकी रुचि और भी ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या होगा, आपको किस फील्ड में जाना है, फिर उनको बता दे देते हैं। अब वो आपको बता देंगे कि आपको इस फील्ड में जाना है, तुमको ये पसंद है, तुम ऐसा करो, ठीक है। सारी चीज़ें आपको रुचि के अनुसार, योग्यता के अनुसार बता दी जाएगी। अब क्या है, विशेष पाठ्यक्रम चुनने के लिए छात्रों को सलाह और बताया जाता है कि पाठ्यक्रम प्रवेश कैसे मिलेगा। अब 12th पास हो गए आप, ठीक है, पूरा बताएंगे कि आपको कौन सा पाठ्यक्रम चुनना है और उसमें प्रवेश कैसे मिलेगा, ठीक है, सब जानकारी दी जाएगी। बीए करोगे तो क्या इंटरेस्ट क्या होगा आपका, बीकॉम करोगे तो क्या इंटरेस्ट होगा उसमें आपका, इंजीनियरिंग करोगे तो क्या करना होगा, ठीक है, या मेडिकल में जाना है तो क्या करना होगा। ये सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी डेट टू डेट, ठीक है। क्योंकि 12वीं पास के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो आपको जो देना होता है, ठीक है, तभी आप अपना एडमिशन वहाँ ले सकते हो। तो ये उच्च शिक्षा की बात हो गई, ठीक है। आगे है, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कैसे करनी है, इसकी जानकारी देंगे। कौन देंगे, जो व्यावसायिक मार्गदर्शन होंगे वो देंगे, ठीक है, जो आपके व्यवसाय के बारे में जानकारी देंगे वो देंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, इसकी जानकारी देंगे आपको, कैसे करनी है ना, रिस्पॉन्स क्या होगा उसका पहले से ही पता कर लेते हैं, ठीक है। अब है, यह बताया जाता है कि पाठ्यक्रम का सामाजिक स्तर क्या है, उसके बाद नौकरी से क्या वेतन मिलेगा और नौकरी कहाँ कहाँ उपलब्ध। अब देखिए, उसके बाद आपको बताया जाए कि इस फील्ड का सामाजिक स्तर ये है, आपको ऐसा करना चाहिए। फिर नौकरी के बारे में बताया जाएगा और फिर उस नौकरी से मिलने वाले पेमेंट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी जाएंगी और नौकरी कहाँ मिलेगी इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो सभी मार्गदर्शन बता देते हैं कि कहाँ क्या क्या करना है, ठीक है। ये सब उसी के अंतर्गत आता है, अलग अलग तोड़ के रूप में बता दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार बच्चों का मार्गदर्शन किया जाता है, प्राथमिक स्तर पर, सेकेंडरी स्तर पर और उच्च स्तर पर। समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, मार्गदर्शन एवं परामर्श की निदानात्मक सेवाएं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए, छात्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए जो आंकड़े एकत्रित करने के उद्देश्य से, है ना, छात्रों की समस्याओं का पता लगाने के लिए आंकड़े एकत्रित करने के उद्देश्य से निम्न तकनीकों और विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब मार्गदर्शन एवं परामर्श की निदानात्मक जो सेवाएं हैं, उनमें क्या टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, अब वो देखिए, ठीक है। अभिलेख, इसमें क्या किया जाता है, परामर्शदाता जानने के लिए उनके पूर्व अभिलेखों का अध्ययन करता है। कहने का मतलब क्या है, इससे क्या होता है,
जो आपका डाटा कलेक्ट कर रहा है वो आपके सभी चीज़ों का अध्ययन करता है कि पहले क्या हुआ, तब क्या हुआ, तब आपने क्या किया, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, तब तो आपको बताएगा कि आपने क्या किया था और अब आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो उसके लिए तो ये अभिलेख रखता है वो आपने जो हिस्ट्री में जो आप कर चुके हो, है ना, पहले आप बचपन से जो आप करते हो पूरा लेखा जोखा तैयार करेगा। ठीक है, उसके आधार पर वो ज्ञान बांटेगा वो। ठीक है, इसमें 3 विधि बताई गई है, 3 मेथड बताई गई है अभिलेख रखने की। ये है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अरे हाँ, ये बताना भूल गई मैं, अभिलेख से संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है और ये 3 मेथड है वो भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इसमें 3 मेथड बताएंगे, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, व्यक्तिगत अभिलेख और संचयी रिकॉर्ड। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं क्योंकि ज़रूरी है, एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली विधि है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, मूर्त परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की जानकारी। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक बंदा पहली से 12वीं तक ईमानदार था। ठीक है, इससे क्या समझते हैं आप लोग, पहली से 12वीं तक अगर वो ईमानदार था तो आगे भी वो ईमानदार होगा। तो बचपन से अभी तक इसका ये काम था, इतने सारे रिकॉर्ड इकट्ठा कर लेते हैं इसमें। ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या होता है, जितने भी आपकी पहले की चीज़ें हैं, पहली से 12वीं तक आपने क्या किया, ये सब लेखा जोखा रख लिया जाएगा इसमें, ये है। ठीक है, आगे है व्यक्तिगत अभिलेख, निजी सूचनाएं, नियमितता, कानून पालन और शक्तियाँ। कहने का मतलब क्या है, इसमें ये समझते हैं कि बंदा नियमित है या नहीं, है ना, आप नियमित कितने हो, यानी कि आपके पल पल में अपने रुचियाँ बदलती हैं ऐसा तो नहीं है ना, और आप कानून का कितना पालन करते हो, आप यानी साथ में आपको आपकी कमज़ोरी क्या है, आप कितना कानून का पालन करते हो, साथ में आपकी कमज़ोरियाँ क्या है और आपकी शक्तियाँ क्या है, ये सारे रिकॉर्ड इसमें रखे जाते हैं व्यक्तिगत रिकॉर्ड में। ठीक है, समझ गए आप लोग। एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या पढ़ा हमने, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में हमने ये पढ़ा कि पहले से 12वीं तक का आपका जो भी लेखा जोखा है, बचपन की जो भी आपने किया है काम, वो रिकॉर्ड रखा जाता है। और व्यक्तिगत रिकॉर्ड में क्या किया जाता है, इसमें निजी सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं, जो आप नियमित हो कि नहीं हो, पल पल में आपकी रुचि तो नहीं बदलती है, आप कानून का पालन करते हो कि नहीं, सकती हैं आपकी क्या है, ये इसका लेखा जोखा रखा जाएगा। ठीक है, अब तीसरा है संचयी अभिलेख, पूरे व्यक्तित्व के विषय में कई वर्षों की जानकारी। कहने का मतलब ये है कि अभी तक तुमने शुरू से अभी तक क्या क्या किया, इसमें लिखा जाएगा। इस रिकॉर्ड में कई वर्षों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। संचयी मतलब समाहित संचयी करके रखना, कई वर्षों का। ठीक है, डाटा रखना। समझ गए आप लोग। तो हम अभी जो पढ़ रहे थे उसमें ये पहला है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख के अंतर्गत हमने 3 देखा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, व्यक्तिगत अभिलेख और संचयी अभिलेख। अब सेकंड क्या है इसके अंतर्गत, अब है रेटिंग स्केल के विषय में जानेंगे। रेटिंग स्केल क्या करते हैं, रेटिंग स्केल 2 तरह की होती है, चेकलिस्ट और प्रेरणात्मक। चेकलिस्ट में क्या आएगा, अपने विस्तार में स्वयं सूचनाएं देना। चेकलिस्ट में क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक फॉर्म दे देंगे आपको, चेकलिस्ट का मतलब समझिए, एक फॉर्म दे देंगे आपको और आपसे कहेंगे भरिए इसमें। ठीक है, जो भी आपकी पर्सनल जानकारी, जो भी आपका पूरा बायोडाटा है वो सब उसमें भराएंगे। आप अपने बारे में स्वयं जानकारी उनको दे रहे हैं लिख के माध्यम से। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है प्रेक्षणात्मक रेटिंग, यानी बाह्य व्यवहार का परीक्षण दूसरों द्वारा। मतलब ये है कि दूसरा व्यक्ति आपके बारे में पूरी जानकारी ला कर देगा, जासूस टाइप, जासूस कह सकते हैं। हाँ, आपने खुद नहीं बताया कि आप क्या हैं क्या नहीं, क्या विषय आपके अंतर्गत क्या चल रहा है क्या नहीं। ठीक है, दूसरा व्यक्ति आपके बारे में पता लगाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन ला कर देगा। तो ये होता है प्रेक्षणात्मक रेटिंग। ठीक है, चेकलिस्ट में क्या होता है, आप खुद अपनी जानकारी देते हैं और उसमें दूसरा व्यक्ति आपको देता है। ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं, मानकीकृत प्रशिक्षण, विशेषज्ञों द्वारा व्यक्ति के विषय में वस्तुनिष्ठ सूचनाएं एकत्र करने के लिए, जैसे कि बुद्धि परीक्षण। अब इसका मतलब क्या है, इसमें आपका IQ टेस्ट किया जाता है। बुद्धि परीक्षण मतलब IQ टेस्ट किया जाएगा और जानकारी इकट्ठा की जाएगी, सब रख ली जाएगी। इसमें क्या करते हैं, आपका IQ टेस्ट करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड लेवल पर आपका IQ टेस्ट करेंगे और सारी जानकारी इकट्ठा करके रख लेंगे अपने पास। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्या है। चौथा नंबर है इसमें निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्ति ने क्या सीखा जानने के लिए। कहने का मतलब क्या है, कोई एक चीज़ आपको सिखाएंगे, उसके बाद ठीक करेंगे कि आप कितना सीख पाए। कोई चीज़ आपको एक चीज़ सिखा देंगे, उसके बाद वो टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, कि आपने उस चीज़ को कितना सीखा। निष्पत्ति परीक्षण, व्यक्ति ने क्या सीखा ये जानना है ना। अगला है निबंध एवं आत्मकथाएं, विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को किस प्रकार प्रक्षेपित करेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको टॉपिक दे देगा और लिखने के लिए बोल देगा, या
कोई टॉपिक दे देगा, ये स्वयं के बारे में लिखने के लिए बोल देगा। इससे पता चलेगा कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को कैसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को किस प्रकार प्रदर्शित करेगा ये बताया गया है। कोई भी एक टॉपिक आपको दे देगा या स्वयं के बारे में बोलेगा, अपने बारे में कुछ लिखो। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं साक्षात्कार। इसके बाद क्या आता है? साक्षात्कार का तो आपको सबको पता होगा क्या है, इंटरव्यू है ना। आमने सामने बैठकर उसके बारे में पूछा जाता है। आपको पता ही है इंटरव्यू बोलते हैं जैसे, है ना। उसमें क्या होता है, आपके सामने आमने सामने बैठकर आपसे पूछा जाएगा, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाएगी। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। समझ में आ गया। अब देखते हैं परामर्श की विभिन्न तकनीकें। अब हम देखेंगे परामर्श की कौन कौन सी तकनीकें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। पहला है एसआर तकनीकें। इससे क्वेश्चन बनेगा। एसआर तकनीक क्या है? इसके अनुसार व्यक्ति का व्यवहार बाहर से दिए जाने वाले उद्दीपनों द्वारा निर्मित होता है। यदि इन उद्दीपनों को बदल दिया जाए तो व्यवहार भी बदल दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये जो तकनीक है बोलती है कि व्यक्ति का जो भी व्यवहार है वो बाहर से दिए गए उद्दीपन द्वारा है। मतलब जो चीज़ें हमने बाहर से सीखा है उनको बदल दिया जाए, तो जो चीज़ हमने बाहर से सीखी है अगर हम उनको बदल दें तो व्यवहार भी बदल जाएगा, ये कह रहा है। ऐसा तकनीक क्या कह रही है? जो चीज़ें हमने बाहर से सीखी हैं उसे बदल दिया जाए तो हमारा व्यवहार भी बदल जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। आइंसैक ने इसे व्यवहार थेरेपी किया। व्यवहार थेरेपी किसने कहा है? तो ये होता है आइंसैक ने इसे व्यवहार थेरेपी कहा है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। और ऐसा तकनीक क्या कह रही है? ये तकनीक कह रही है कि जो आपने बाहर से सीखा है वो अगर बदल दिया जाए तो आपका व्यवहार भी बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद है इच्छित व्यवहार पैदा करने वाले इच्छित अनुक्रिया कराई जाती है। वह उद्दीपन जो गलत अनुक्रिया का कारण है उसके प्रति व्यक्ति को असंवेदनशील बना देते हैं। असली उद्दीपन से मिलते जुलते कमजोर उद्दीपन सामने प्रस्तुत करो, फिर धीरे धीरे अनुक्रिया समाप्त हो जाए। कहने का मतलब क्या है? देखिए, आइंसैक ने व्यवहार थेरेपी बोला है, वो भी 2 टाइप का। कैसा? इसमें क्या कहा गया है कि जो आप पुरानी थेरेपी बदलना चाहते हो तो आप वैसी अनुक्रिया करो। अगर आप पुरानी चीज़ों को बदलते हो तो उसी के अनुरूप क्रिया करो पहले। ठीक है, जैसा कि अगर कोई गलत सोचता है तो आप उसे बोलो कि सही सोचो, बार बार उसे फोर्स करो कि सही सोचो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद आप बोलते रहो, एक दिन उसमें चेंज ज़रूर आ जाएगा। धीरे धीरे वो जो नेगेटिव सोच रहा है वो पॉजिटिव सोचने लगेगा। ठीक है, समझ में आया इतना आपको। और दूसरी बात क्या बोलती है आइंसैक ने कि जो गलत अनुक्रिया करते हैं आप उससे ही हटा दो। आइंसैक क्या कहते हैं? जो लोग गलत अनुक्रिया करते हैं आप उससे हटा दो। मतलब जो नेगेटिव सोचते हैं उसके सामने ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करो, पेश करो कि नेगेटिव जैसा ही लगे लेकिन नेगेटिव हो ना। ठीक है, वो अपनी सोच खुद ब खुद बदल देगा, उसे समझ में आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया ये? उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। सेकंड है ज्ञानात्मक क्षेत्र तकनीक। पहले कौन सी तकनीक थी? ऐसा तकनीक। ये सेकंड है ज्ञानात्मक क्षेत्र तकनीक। इसमें क्या बोल रहा है? व्यक्ति के व्यवहार को लक्ष्य केंद्रित अधिगम द्वारा पूरे पर्यावरण के दर्शन को परिवर्तन द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इसके अनुसार जिसका व्यक्ति के लिए कोई निजी अर्थ नहीं होता वह कभी भी सीखी नहीं जा सकती। कहने का मतलब क्या है? अब इससे ध्यान से समझिए क्या समझा रही हूँ। ठीक है, यानी कि जो बंदा है उसके आसपास में ही पूरे पर्यावरण को ही बदल डालो। जो भी व्यक्ति है ना, जो भी व्यक्ति है उसके आसपास के वातावरण को ही बदल डालो। अगर कोई गलत कार्य करता है तो उसके आसपास के क्षेत्र को ही बदल डालो। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई ऐसा क्षेत्र दो कि सीखना आपको मजबूरी हो जाए, है ना। अगर गलत क्षेत्र है तो उसके सामने पूरा सही कर दो ताकि वो मजबूर हो जाए उस चीज़ को सीखने के लिए। आगे समझ में? इसमें ये कह रहा है ज्ञानात्मक क्षेत्र तकनीक में। ठीक है, एक चीज़ और कही है कि किसी का जब तक निजी स्वार्थ नहीं होता वह कभी कोई चीज़ नहीं सीखता। ठीक है, किसी का अगर निजी स्वार्थ नहीं आता तो वो कोई चीज़ नहीं सीखता। जैसे कि ऑफिस वर्क, आप ऑफिस में काम करते हैं, आपका स्वार्थ है कि आप वहाँ काम करोगे तो आपको बदले में उसमें क्या मिलेगी? पेमेंट मिलेगी। ये आपका निजी स्वार्थ हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। अगला है मनोवैज्ञानिक तकनीक। समाज में रहते हुए व्यक्ति को अपनी बहुत सी इच्छाओं को सामाजिक एवं नैतिक बंधनों के कारण दबाना पड़ता है। ये दबी इच्छाएं हमारे अचेतन मस्तिष्क में पहुंच जाती है और विकार उत्पन्न करती है। कहने का मतलब क्या है कि देखिए, मनोवैज्ञानिक तकनीक क्या होती है? व्यक्ति को बहुत सी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन कुछ कारणों के कारण वो अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाओं को दबा कर रख देता है।
ठीक है। वही दबी हुई इच्छाएं उसके मानसिक विकार में क्षति पहुंचाती हैं, उसको मानसिक तनाव देती हैं, ठीक है, जिससे विकार उत्पन्न होता है। समझ गए होंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो व्यक्ति की दबी हुई इच्छा मानसिक विकार उत्पन्न कर देती है, ठीक है, पूरी नहीं हो पाती है। तो समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं। आगे है फ्रायड और व्यवहार थेरेपी में अंतर। फ्रायड की थेरेपी और व्यवहार थेरेपी में क्या अंतर है वो समझेंगे हम। बहुत इजी है, इसको अच्छे समझिएगा। गैर एकाग्र सिद्धांत पर आधारित, इधर वाला फ्रायड वाला और ये व्यवहार थेरेपी, ठीक है। गैर एकाग्र सिद्धांत पर आधारित है फ्रायड, ठीक है। फ्रायड का जो थेरेपी है वो गैर एकाग्र सिद्धांत पर आधारित है और व्यवहार थेरेपी एकाग्र सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। क्लिनिक में प्रेक्षण से निकलती है। कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रेक्षण से डेटा लिए जाते हैं, ठीक है। प्रेक्षण से क्या किया जाता है, डेटा लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, विषय में प्रयोगात्मक अध्ययन है। इसका प्रयोगात्मक अध्ययन डिसाइड किया जाता है, ठीक है, प्रैक्टिकली। लक्षणों को कुचली हुई भावनाओं का प्रमाण। फ्रायड की थेरेपी में क्या बताया गया है कि इच्छाओं को कुचली हुई भावना बताया गया है, और व्यवहार थेरेपी में क्या बताया गया है, गलत अधिगम का कारण। इसमें बोला गया है कि काम ही गलत हुआ है ना, बचपन से ही उसका गलत माहौल रहा है, तो इसलिए वो इस चक्कर में अभी तक लड़ रहा है, गलत अधिगम के कारण लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। फ्रायड की थेरेपी में क्या है, नाड़ी जनित विकारों का इलाज इतिहास पर आधारित। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इतिहास पर आधारित है कि नहीं, परामर्श इतिहास पर आधारित है कि नहीं, ये पूछेगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इतिहास पर आधारित है। कोई भी हो, लेकिन हम परामर्श के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना। फ्रायड की थेरेपी किस पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है, ठीक है। और इसमें क्या है, वर्तमान की आदतों पर आधारित है ये। इसमें क्या बोल रहा है, वर्तमान आदत को बदल दो तो सब बदल जाएगा। इसमें क्या है, इसमें क्या कह रहा है, लक्षणों को दूर करके नहीं बल्कि परिस्थितियों पर नियंत्रण पाकर इलाज। मतलब क्या है, जो भी परिस्थितियां हैं उन पर नियंत्रण पा जाओ, इसमें ये कहा गया है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें लक्षणों का इलाज करके समस्या का हल करने पे बात की जा रही है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी गलत है आदत है उनको ही बदल डालो, ठीक है, जो भी गलत आदत है उसको ही बदल डालो। तो ये अंतर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्कूल में मार्गदर्शन सेवाओं के उद्देश्य क्या क्या हैं। अब स्कूल टाइम में चलिए, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। पहले हम पढ़ेंगे सामान्य उद्देश्य, मतलब सामान्य के लिए जो लागू होती है, ठीक है। मंद बच्चों की सहायता। इसमें क्या की जाती है, जो बच्चे मंद हैं उनकी सहायता करो, जो कमज़ोर हैं उनकी जानकारी रखो, ठीक है। अपराधी बालकों का उपचार। जो भी अपराधी प्रवृत्ति के बालक हैं, कभी कभी बालक अपराधी हो जाता है तो उनको समझाओ, जानकारी दो, उनका मार्गदर्शन करो, ये बोल रहा है। स्कूल टाइम की मार्गदर्शन सेवाएं ये, ठीक है। स्कूल टाइम में जाओ, आप समझ जाओगे, ठीक है। उपयुक्त विषय तथा पाठ्यक्रम चुनने में सहायता। उनकी सहायता करो कि पहले भी पढ़ चुके हैं हम इस बारे में, ठीक है। पाठ्यक्रम चुनने में उनकी मदद करो, ठीक है। अगला है अच्छा करियर देने में सहायक। उनको अच्छा करियर देने में सहायता करो, उनको मार्गदर्शन दो। कुल मिला कह रहा है कि उनको मार्गदर्शन दो, किसी भी उनकी कमजोरी क्या है, उनकी शक्ति क्या है, इनके बारे में जानकारी दो, ठीक है। कमियों और शक्तियों को जानना। उनकी कमियों के विषय में उनको बताओ कि उनकी ये कमी है, उनकी शक्ति किस चीज़ में है ये बताओ, उनकी अच्छाई क्या है ना, ये बताओ, ताकि वो उन कमियों को दूर करें, उन शक्तियों को अपनाएं। तो स्कूल टाइम की मार्गदर्शन की सेवा, ये सामान्य उद्देश्य समझ गए। अब जाते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य में, ठीक है। क्या है विशिष्ट उद्देश्य, देश या विश्व में चल रहे विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों की व्याख्या करना, इनमें प्रवेश के संबंध में छात्रों को आवश्यक जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है, विशिष्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करना है कि जो भी देश विदेश में जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम चल रहे हैं उनके बारे में आप उनको विस्तार से बताओ, उन्हें मोटिवेट करो ज़्यादा से ज़्यादा, ये विशिष्ट हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी प्रवेश के संबंध में ज़रूरी जानकारी है वो आप उन्हें उपलब्ध कराओ, ठीक है। अगला है सभी क्रियाओं के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाना। जो भी क्रियाएं हैं उनके प्रति उनको संवेदनशील बनाओ, ताकि वो इग्नोर ना करें उस चीज़ को, हर चीज़ को के प्रति जानने की इच्छा जागृत करो, है ना। शिक्षा अर्जित का फिर क्या है, शिक्षा अर्जित करने के बाद नौकरी में तो सहायता मिलती है, ठीक है। अब है स्कूल में दी जाने वाली मार्गदर्शन सेवाओं के प्रकार क्या क्या हैं। अब हम ये देखेंगे स्कूल में कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है ना, कौन कौन सी मार्गदर्शन सेवाएं हैं, इसके प्रकार हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं प्रकार में क्या है। जागरूकता सेवाएं, किसी को अभिप्रेरित करके उपलब्धि को बढ़ाना। कहने का मतलब क्या है, किसी को मोटिवेट
करना, उसे जागरूक बनाना। यदि बच्चा जागरूक नहीं होगा तो उससे जागरूक बनाया जाए। ठीक है, ये कहा जा रहा है जागरूकता में। सूचना सेवाएं निजी और वास्तविक दोनों सूचनाएं उपलब्ध कराना। आप समझ सकते हैं सूचना सेवा क्या होगी, निजी हो चाहे वास्तविक है, किसी भी क्षेत्र की सूचना उसे उपलब्ध, दोनों प्रकार की सूचनाएं उसे उपलब्ध कराना है छात्रों को। ठीक है, ताकि वो अपना करियर बेहतर बना सके, कैसे चुनाव करना है सब समझ सकें। ठीक है, सूचना देना उनको। अगला है परीक्षण सेवाएं, उनकी क्षमता और मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अनुसार मार्गदर्शन। क्या कह रहा है इसमें, छात्रों की क्षमताओं और उनके मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों के अनुसार उन्हें मार्गदर्शन करना। पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। ये सब एक ही जैसे हैं, लेकिन कुल मिला के अलग अलग नाम से इनको दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अगला है परामर्श सेवाएं, कमजोरी पर काबू पाने के लिए परामर्श सेवाएं देना। उनकी क्या कमजोरी है, उनके लिए उन्हें परामर्श दिया जाए, सलाह मशवरा उनसे की जाए ताकि वो अपनी कमजोरी पर काबू पा सकें। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं क्या है। आगे स्मृति। अब स्मृति से आप क्या समझते हैं, याददाश्त है ना। क्या होती है, सीखी हुई सामग्री को ज्यादा देर तक याद रखना स्मृति कहलाती है। सीखी हुई सामग्री, कोई भी चीज़ को अपन सीखते हैं उसे ज़्यादा देर तक याद रखना है, वो क्या होती है, हमें यही याददाश्त होती है, स्मृति होती है। और भूलना इसकी विपरीत क्रिया है। सीखना, ठीक है, ज़्यादा देर तक सीखना ये स्मृति है, और भूल जाना ये इसकी विपरीत क्रिया है। ठीक है, वो याददाश्त में शामिल नहीं होगा। मेमोरी मतलब है ना, मेमोरी की बात चल रही है ना, मेमोरी सबके पास होती है। तो जो भी पहले से सीखी हुई सामग्री उसे ज़्यादा देर तक हम याद रख सकते हैं, है ना। किसी चीज़ को याद रखना स्मृति में आता है, और भूल जाना उसकी विपरीत क्रिया होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत अब हम देखेंगे याददाश्त की मापन विधियाँ। इसकी मापन विधियाँ क्या क्या है। प्रत्यस्मरण, अतीत में सीखी हुई सामग्री को प्रत्यस्मरण द्वारा प्रस्तुत करने को कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप सीखे हैं उनका रिवीजन करो और उन्हें सुनाओ। जो भी आप सीखते हैं, रिवाइज करते हैं, उसका कम करने से उसमें क्या होता है, 99% आपको याद आ जाता है। अगर आप उससे पूरा का पूरा रिवाइज कर पाते हो तो आपको याददाश्त में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। ठीक है, अगला क्या है, अभिज्ञान। देखी या बिना देखी सामग्री में भेद करना। मतलब इसमें कहा जाता है कि जो देखे हैं या अनदेखी चीज़ें हैं उन पे भेद करने को कहा जाता है। जैसे मॉक टेस्ट, ठीक है, जब लगाते हैं तो आपको ऑप्शन में अंतर पकड़ने, जैसे कि मॉक टेस्ट लगाते हैं उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं ना, उसमें आप सिलेक्ट करना रहता है। ठीक है, तो देखिए कुछ चीज़ें आपको समझ में आती, कुछ नहीं आती, तो उसमें आप अंतर में जो सही आंसर होता है उसमें टिक लगाते हैं ना, वो होता है विज्ञान। ठीक है, अगला है पुनः अधिगम। यह कहा है कि सीखी हुई सामग्री को फिर से लिखें और प्रयास के समय के अंतर को नोट करके याददाश्त का सूचक होता है वो। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा जाता है कि जो भी सीखे हैं उसे फिर से लिखो। जो भी चीज़ आप सीखे उसे लिखो। ठीक है, या जैसे मैंने पहले पढ़ाया है, जैसे कि मैं पहले जो पढ़ा चुकी हूँ उसे आप वैसे का वैसा रिवाइज करो, वैसे वैसे लिखो। आप जितना ज़्यादा लिख पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे का तैसा लिख पाओगे, आपको उतने भी ज़्यादा वो रिकवर हो पाएगा, है ना। आपकी याददाश्त अच्छी होगी, इसलिए कहा जाता है पुनः अधिगम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लिखो ना। जितना आपने को याद है उतना आपने लिख लिया, और जो याद नहीं है उसका जो अंतर होगा वही होगा याददाश्त का सूचक। अगला है पुनः प्रस्तुतिकरण, यानी कि अतीत की सीखी सामग्री का पुनः प्रस्तुत करने को कहा जाता है गलतियों के आधार पर मापन करना। कहने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि कभी आपने अतीत के कुछ मुद्दों को पढ़ा होगा, तो उसको लिखो। जो भी आपके अतीत में बीता उसको लिखो। अगर कुछ गलतियां होती है तो ठीक है, अगर पूरी आप सही A to Z नहीं, आप क्या करोगे, जो आपके अतीत में हुआ है पूरा A to Z नहीं कर पाओगे, है ना। कुछ ना कुछ गलतियां हो जाएंगी, उन गलतियों के आधार पर उसका मापन करो कि क्या लिखना छूट गया, क्या नहीं। तो इसे कहते हैं याददाश्त की मापन की विधि पुनः प्रस्तुतिकरण। ठीक है, समझ में आ गया इतना। आगे देखते हैं क्या है। आगे स्मृति के प्रकार। अब भी हमने याददाश्त के मापन देखे हैं, विधियाँ देखी हैं, अब देखते हैं स्मृति के प्रकार कौन कौन से हैं। अल्पकालिक, जिसके प्रत्यस्मरण की तुरंत आवश्यकता हो। अल्पकालिक क्या होता है, देखिए, कुछ स्मृति जो होती है थोड़ी समय के लिए होती है, मतलब रिवीजन की उसमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल नंबर याद करना, है ना। मोबाइल नंबर आप एक बार देखो, दूसरी बार भूल जाओगे, आपको दोबारा उसे देखना पड़ेगा। ठीक है, एक बार में किसी का नंबर याद नहीं रहता, आप दूसरे बार में देखना पड़ेगा, तो उसे कहेंगे अल्पकालिक स्मृति। कुछ समय के लिए जो रहती है, दोबारा उसे रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, अगला है दीर्घकालिक स्मृति। मस्तिष्क का भंडार ग्रह सीखी सामग्री वर्षों तक। दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली। ठीक है, मस्तिष्क में लंबे समय तक स्टोर रहती है ना कोई चीज़,
मस्तिष्क का भंडार, इसे मस्तिष्क का भंडार भी कहते हैं। किसे? दीर्घकालिक स्मृति को मस्तिष्क का भंडार भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका तैयार हो गया, ठीक है। इसमें सीखी हुई आप सामग्री वर्षों तक आपके माइंड में रहती है, जैसे बचपन की कई चीज़ें आपको अभी भी याद होंगी, ठीक है। अगला है अंश स्मृति, खंडों में बांटकर एक एक खंड को याद करना। अंश, नाम से पता चल रहा है अंश मतलब टुकड़ों में, है ना। अंश स्मृति का मतलब होता है टुकड़ों में याद करना। कभी कभी क्या होता है कि पूरे पाठ को याद नहीं रख सकते अपन, खंड खंड में या लाइन लाइन में अपन उसे टुकड़ों में याद कर सकते हैं, फिर उन टुकड़ों को मिलाकर एक पूरी पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है। ये होता है अंश स्मृति। अगला है रटने वाली स्मृति। स्मृति में अधिगम सामग्री को ठीक उसी प्रकार सुनाया जाता है जैसे याद की गई हो, जैसे नाटक। रटने वाली, रट्टा मार लो मतलब, है ना। रटने वाली मतलब रट्टा मारना पड़ता है ना, जैसे एक डिक टू जेड मतलब जैसा है वैसा ही। अगर इतनी जगह में कॉमा लगा तो आपको उसी जगह कॉमा लगाना पड़ेगा। ए टू जेड वैसा का वैसा ही, ठीक है। जैसे अभिनय देखा होगा अपने, अभिनय लोग अभिनय करते हैं, नाटक मंचन करते हैं, जो स्क्रिप्ट उन्हें मिली रहती है वैसे का वैसा उन्हें बोलना रहता है, ठीक है। आगे है अंतर्दृष्टि स्मृति। असली रूप में प्रस्तुत नहीं बल्कि थोड़ा परिवर्तन करके, भाव नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, कभी कभी जिस रूप में लिखते हैं उसे थोड़ा अलग प्रस्तुत करना होता है। अंतर्दृष्टि मतलब जैसा लिखा है वैसे ना बोल के अपने माइंड से कुछ उसमें चेंजेस करके बोलना, ठीक है। वो होता है अंतर्दृष्टि से थोड़ा परिवर्तन करके प्रस्तुत करना, ठीक है। मतलब भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझाओ अपनी। जैसे कि अभिनेता को दिया जाता है स्क्रिप्ट, आपको ऐसा बोलना है, पूरी ए टू जेड 4 लाइन उसने बोल दिया, कुछ अपनी अंतरात्मा से जो उसकी लाइन निकलती वो भी जोड़ दिया, वो होता है अंतर्दृष्टि स्मृति, ठीक है। समझ गए। आगे है पूर्ण स्मृति। पूरी सामग्री को याद करके ठीक ठाक और तेजी से सुना देना, प्रस्तुतिकरण के समय गलती ना करना। क्या समझे इससे आपको? पूर्ण सामग्री को, जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी सामग्री है उसे याद करके ठीक ठाक वैसे का वैसा जल्दी और फटाफट तेजी से सुनाना, पूर्ण स्मृति कहते हैं इसमें, है ना। एक शब्द भी गलत नहीं होता इसमें, ठीक है। समझ में आ गई इतनी। अगला देखते हैं क्या है। स्मृति विकारों के प्रकार बताया गया है। क्या क्या है? 2 है। न्यूरोजनित विकार, इसमें क्या होता है, किसी भी सूचना को कुछ सेकंड भी सुरक्षित नहीं रख पाता, जैसे घर का रास्ता तक भूल जाना। कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या होता है, कुछ बातों को कुछ देर के लिए ही याद रख सकते हैं, लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, पल पल में भूल जाना, है ना। वो गजनी पिक्चर देखी होगी ना आपने, गजनी में, उसमें तो खैर 15 शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस वाला केस है, वो 15-15 मिनट में उसे तो याद रहता ही है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा बहुत बड़ा विकार है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, पल पल में भूल जाते हैं, जैसे मार्केट के लिए गए, लौटते वक्त अपने घर का रास्ते भूल गए, ठीक है। ये एक बीमारी है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ी बीमारी है इसको, ठीक है। आगे देखते हैं। मनोजनित विकार, वस्तु, घटना या व्यक्ति से संवेगात्मक रूप से जुड़े हैं तो इससे संबंधित सामग्री याद रहेगी। कहने का मतलब कि कोई घटना से संबंधित अगर कोई बात हुई है तो वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, पूरी ना याद रहकर कुछ ज़रूरी चीज़ें जो फैक्ट रहती हैं वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, तो वो होती हैं मनोजनित, जो आपके मन में एक छाप छोड़ जाती है, कहा जा सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम देखेंगे इसके कुछ मॉक टेस्ट, ठीक है। ये थी थ्योरी के बेस पर हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। कुछ जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो भी आपके लिए ज़रूरी है, वो भी आप तैयार करेंगे, और मैंने आप कुछ मॉक टेस्ट निकाले हैं वो भी आपको देखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उपबोधक का क्या अर्थ होता है? परामर्श प्रार्थी, परामर्शदाता, चिकित्सक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परामर्शदाता। उपबोधक किसे कहते हैं? परामर्शदाता को। और जो परामर्शी होता है उसको क्या बोलेंगे? उपबोध्य, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा परामर्श नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता? क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा परामर्श है जो नैतिक सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आता? ये सिद्धांत हमने पढ़े हैं, ठीक है। निष्पक्षता, पक्षपात, हानि रहित या स्वायत्तता के लिए। अब देखिए, जिन्होंने ये वीडियो देखा है पूरा, जिन्होंने थ्योरी देखी है उनको तो बन जाएगा क्योंकि पढ़े ये नैतिक सिद्धांत, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़े और आ गया तब कैसा इसको करना है? देखिए, हमने वीडियो में नैतिक सिद्धांत के बारे में बात की है। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता है, ठीक है,
तो इसे कैसे करेंगे? इसमें क्या बोल रहा है? नैतिकता के बारे में बात कर रही है। देखिए कौन सा परामर्श? नैतिक सिद्धांत, नैतिक शब्द आ रहा है, नैतिक की बात कर रहा है। नैतिक मतलब क्या होता है? नैतिक मतलब अच्छा और अनैतिक मतलब बुरा, है ना। नैतिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो नैतिक के अंतर्गत क्या आएगा? निष्पक्षता आएगी कि पक्षपात आएगा कि हानि रहित आएगा कि स्वार्थता के लिए यानी कि स्वयं के लिए। नैतिक की बात आएगी तो क्या आएगी? पक्षपात तो हो ही नहीं सकता, ना ही हानिकारक होता है, कोई बुरी चीज़ इसमें होंगी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्पक्षता। नैतिक की बात आ रही है, अच्छी चीज़ों की बात आ रही है, अच्छे बात करेंगे तो इसमें निष्पक्षता होगी। पक्षपात या हानि रहित ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा तथ्य एक परामर्शदाता के लिए सही है? परामर्शदाता निदान के लिए साक्षात्कार स्क्रीनिंग का प्रयोग नहीं करते। परामर्शदाता निदान के लिए कभी भी मामले इतिहास का प्रयोग नहीं करते। परामर्शदाता परामर्श के लिए प्रोत्साहन एवं सलाह का प्रयोग करते हैं। आ और बा दोनों। कभी भी आप ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं तो उसके पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। पहला क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? परामर्शदाता के लिए सही है। आप परामर्शदाता बन जाओ, दूसरे को परामर्श दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे ये याद रखिए। साक्षात्कार स्क्रीनिंग का प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल गलत है। साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं, परामर्श देने के लिए हम साक्षात्कार स्क्रीनिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हमने और यह है परामर्श निदान के लिए कभी भी इतिहास का प्रयोग नहीं। फ्रायड का व्यवहार थेरेपी याद कीजिए, इतिहास पर आधारित है, तो ये इतिहास का प्रयोग करते हैं। परामर्शदाता जो परामर्श देते हैं वो इतिहास का प्रयोग भी करेंगे। तो साक्षात्कार स्क्रीनिंग का प्रयोग भी करते हैं और इतिहास का प्रयोग भी करती हैं। तो आ और बा ये तो यहीं से कट गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परामर्शदाता परामर्श के लिए प्रोत्साहन और सलाह का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, आगे समझ में? ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से परामर्श का लक्ष्य कौन सा नहीं है? अब पूछा है परामर्श का लक्ष्य कौन सा नहीं है, बताइए भाई। मुकाबला, कौशल बढ़ाना, व्यवहार बदलने की सुविधा, पारस्परिक संबंधों को भंग करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना। परामर्श का लक्ष्य कौन सा नहीं है? क्या बोल रहा है? कौन सा लक्ष्य है जो परामर्श में नहीं शामिल किया जाता? मुकाबला, कौशल को बढ़ाना। परामर्श में हम बात करते हैं कि हम कौशल को बढ़ाएंगे। ठीक है, व्यवहार बदलने की सुविधा, अपने व्यवहार को गलत व्यवहार से सही व्यवहार में बदलने की प्रक्रिया, ये भी है। पारस्परिक संबंधों को भंग कर, ये तो हो ही नहीं सकता। निर्णय लेने की प्रक्रिया को और बढ़ाई, ये भी हमने पढ़ा है। ये तीनों पढ़े हमने, सिवाय इसके पारस्परिक संबंधों को भंग करना, ये तो परामर्श में कतई शामिल नहीं होगा। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आंसर लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। परामर्श का तरीका जिसमें परामर्शदाता की भूमिका ग्राहक की भूमिका से अधिक सक्रिय है, उसे क्या कहेंगे? निर्देश परामर्श, गैर निर्देश परामर्श, उदार परामर्श या कोई नहीं? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्राहक का मतलब जो परामर्श ले रहा हो। आप परामर्श आ रहा है, कोई ग्राहक आपके पास आता है परामर्श लेने के लिए, है ना। यहाँ परामर्शदाता ज़्यादा डोमिनेट होगा, ज़्यादा उत्सुक होगा, है ना, इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो परामर्शदाता क्या करेगा? उदार तो कहीं भी नहीं रहेगा। गैर निर्देश परामर्श बिल्कुल नहीं देगा। ये क्या देगा? निर्देश देगा। किसे देगा? परामर्श लेने वाले को, ग्राहक को। परामर्शदाता ग्राहक को निर्देश देगा ना, ठीक है, उसे निर्देश देगा वो, क्योंकि क्या बोल रहा है इसमें? परामर्शदाता की वो ज़्यादा सक्रिय है। परामर्शदाता की भूमिका ग्राहक की भूमिका से अधिक है। तो परामर्शदाता जो आपको परामर्श दे रहा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपसे, तो क्या होगा? आपको निर्देश देगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा समूह परामर्श का लाभ नहीं है? हिस्सा लेने के वातावरण प्रदान करता है, विवृत होने का अवसर प्रदान करता है, इसका दुरुपयोग नशीली पदार्थ कोई नहीं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा समूह परामर्श का लाभ नहीं है? परामर्श में कौन सा है जो लाभ नहीं है उसका, है ना। हिस्सा लेने के लिए वातावरण प्रदान करता है, ये परामर्श हम किसी को देंगे तो इन चीज़ों में आप हिस्सा लीजिए तो आपको अच्छा होगा, है ना, ये तो ये सही है। विवृत होने का, विवृत मतलब क्या होता है? यानी कि ग्रुप परामर्श, है ना। विवृत होना, विवृत मतलब ओपन, अपने आप को ओपन करना। ठीक है, ओपन होने का अवसर,
कोई आपको परामर्श देगा, मतलब चार लोगों के बीच में ओपनली कैसे बात करें इसका बताएगा ना, साइड इफेक्ट है ना। इसका प्रयोग नशीली दवाओं की दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर बात बिल्कुल कर सकते हैं। कोई आपके पास आता है कोई मुद्दों पर बात करने के लिए, तो वो नशीली दवाओं, उसको होने वाले दुरुपयोग, ऐसे जटिल मुद्दों पर भी बात कर सकता है ना, उस पर कोई रोक टोक थोड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका प्रयोग नशीली दवाओं की दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी बात नहीं कर सकते, ये गलत होगा, है ना। तो हमसे गलत पूछा है, इसका गलत क्या होगा, समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं, परामर्श का अर्थ क्या है। क्षमताओं का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, समस्याओं का समाधान करना या पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना। परामर्श का अर्थ होता है पारस्परिक पूछताछ द्वारा सलाह देना। परामर्श का अर्थ क्या होगा, ये तीनों सही है, लेकिन ये तो हम इनके अंतर्गत कार्य करते हैं, क्षमताओं का विकास करना, उसके व्यक्तित्व को निखारना, उसकी समस्याओं का समाधान करना, लेकिन जो उसका वास्तविक अर्थ होता है वो क्या होता है, पारस्परिक पूछताछ द्वारा उसको सलाह देना। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता होती है मार्गदर्शन में, निर्देशन में, परामर्श में या सभी में। प्रत्यक्ष संबंध या साक्षात्कार की आवश्यकता क्यों होती है, तो ये होती है परामर्श में। साक्षात्कार की आवश्यकता होती है ना प्रत्यक्ष संबंध में, आपसी संबंध में साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, आमने सामने बैठकर आपसी विचार विमर्श किया जाएगा ना, तो ये क्या होगा, परामर्श में होगा, मार्गदर्शन में नहीं होगा, परामर्श में होगा। ठीक है, अगला है, किसी परामर्श प्रक्रिया में होती है, क्या होती है परामर्श प्रक्रिया में, किसके बीच होती है परामर्श प्रक्रिया, छात्र एवं शिक्षक के बीच, मार्गदर्शक एवं छात्र के बीच, उपबोधक एवं बुद्ध के बीच, या ये सभी। अभी मैंने बताया था परामर्शदाता को क्या कहते हैं, उपबोधक, और जो परामर्श लेता है उसे क्या कहते हैं, उपबोध। तो ये परामर्श प्रक्रिया किन के बीच होती है, उपबोधक और उपबोध के बीच। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रणेता कौन है, इसके बारे में आपको बता देती हूँ। निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य जो प्रणेता हैं वो है विलियमसन, ये आपको नाम याद रखना है, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संग्रही परामर्श के प्रवर्तक कौन है। अब संग्रही परामर्श के प्रवर्तक होंगे F.C. थॉर्न। इनसे जुड़ी जानकारी कभी नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछेगा, अगर पूछा तो वैसे चांसेस नहीं है इसके आने के। ठीक है, संग्रही परामर्श के प्रवर्तक कौन होंगे, F.C. थॉर्न होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब है, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था आरबीसी का जीवन काल और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल क्या होता है, आरबीसी की संख्या कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है। फ्रेंड्स, आपको ये बात अच्छे से मैं बता देती हूँ कि इसके बारे में संशय है दोनों चीज़ों के बारे में। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल, अब देखिए इसमें दिया है आरबीसी का जीवन काल 120 दिया है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 100 से 120 होता है। ठीक है, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा 20 से 120 होता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें ही याद रखनी है। ठीक है, मैंने बहुत पहले एक क्वेश्चन पढ़ा था आरबीसी का जीवन काल कितना होगा, उसमें ऑप्शन थे 10 से 120, 20 से 120, 30 से 120 और 40 से 120। तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था 20 से 120। तो आपको ये जो मैं बोल रही हूँ उसे ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें संशय है। आरबीसी का जीवन काल यहाँ मैंने बताया 120 के अंदर ही रहता है ना, मतलब अगर सिंगल क्वेश्चन आंसर ये आते हैं आपको अंक में, जैसे 120 आ गया, 150 आ गया, 175 आ गया, तो आप 120 में टिक लगा दोगे। अगर बाय द वे आता है 10 से 20, 20 से 120, है ना, 10 से 120, 20 से 120, 30 से 120 या 40 से 120, तो आपको क्या टिक करना पड़ेगा, 20 से 120। अगर आ गया 100 से 120, 90 से 120, 120 से 120, अगर इस टाइप का आ गया तो आपको 100 से 120 टिक करना पड़ेगा। सबके बारे में विकीपीडिया हो चाहे अन्य वीडियो आप उठा के देख लो या नेट में कहीं भी सर्च कर लो, आपको अलग अलग डिफरेंस दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी ठीक है, क्लियर है। ये सब तीनों में बताने वाली हूँ मैं अभी आपको। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन जो 3 फैक्ट बताएं वो भी याद रखना है। तो जो उस कंडीशन पर होगी वो आपको क्वेश्चन आएगा तो ये तीनों इकट्ठे नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्वेश्चन आ गया आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, वहाँ पर आ गया, अगर वहाँ पर आएगा 10 से 120, 20 से 120, तो आपको 20 से 120 टिक लगाना है। अगर वहाँ आ गया 100 से 120 तो आपको वो करना पड़ेगा। ये 20 से 120, 100 से 120,
या 120, ये तीनों एक ही ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो कोई एक आएगा, ठीक है, या तो तीनों में से कोई एक ही आएगा, ये सब इकट्ठे नहीं आएगा, याद रखिएगा आप। और इनकी संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या होती है 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। और ये स्वस्थ मनुष्य के लिए। और आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है? 5.5 × 10⁻6 प्रति घन मिलीमीटर होती है। और महिलाओं में होती है 5.2 × 10⁻6 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये आपको याद रखिए, ये ठीक है, इनमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं WBC की संख्या। जब मैंने आपको इसकी थ्योरी पढ़ाई थी तो उस समय मैंने आपको 5 से 9,000 लगभग बताया था, ये बताया था, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ में देख लीजिए, सब में अलग अलग डिफाइन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये सटीक आंसर नहीं दे रहा है। अब इसमें मैंने आपको बताया 6,000 से 8,000, 5,000 और 9,000 ये बिल्कुल सही आंसर है। ये उसके अंतर्गत सेकंड नंबर का आंसर होगा 6,000 से 8,000, ठीक है। ये सब सटीक आंसर नहीं है, उन्हीं के आसपास के हैं, ठीक है। तो जब क्वेश्चन में आए, अगर 6,000 से 8,000 आया तो 5 से 9,000 ऑप्शन में नहीं रहेगा आपके, ये याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? मैंने आपको पढ़ाया है 5,000 से 9,000, वो भी सही, वो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसमें मैंने अभी क्या दिया है 6,000 से 8,000, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था क्योंकि मुझे इसमें संशय लग रहा था, ठीक है। 6,000 से 8,000, जब आपको ऑप्शन आएगा तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। 6,000 से 8,000 आ जाएगा, या तो फिर 5,000 से 9,000 आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे कभी भी। एक और बार मैंने अभी कुछ पेपर में पढ़ा था तो उसमें दिया था 8 से 11,000, तो इसमें ये सब चीज़ें संशय वाली हैं, ठीक है। तो आपको याद तीनों रखना है, कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है वो ध्यान रखना है। अगर ऑप्शन में ये आ रहा है तो इसमें टिक लगाना है, अगर ये आ रहा है तो बाकी के दो नहीं आएंगे, कन्फर्म है। और इसका औसतन जीवन काल 8 से 12 दिन का होता है। कुछ लोगों का कहना है कि 4 से 5 दिन का होता है, कुछ का कहना है 3 से 4 दिन का होता है। मैक्सिमम जो औसत काल जीवन काल है वो उसका 8 से 12 दिन का होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में ना हो तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, 3 से 4 दिन होगा, उसमें टिक मार कर कराओगे आप लोग, ठीक है। ये संशय वाली चीज़ें, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को रखा था ताकि आप लोग पता करें। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आया होगा। जो भी मैंने आपको बताई हूँ आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ये सब जो मैंने आज पढ़ाया है परामर्श के विषय में, उसकी जानकारी अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। चैप्टर सभी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसकी जानकारी यूज़फुल लग रही है। अगर ये वीडियो की जानकारी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए